नमस्कार, मैं हूं अजिता। कैनोपी और मिशन फिट रहो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माना जाता है कि डायबिटीज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर एक बार डायबिटीज किसी को हो जाए तो फिर जिंदगी भर वो उसका पीछा नहीं छोड़ती है। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खराब खान पान और गलत लाइफस्टाइल इसका मुख्य कारण माना जाता है। खासकर सर्दियों में लोगों के लिए अपनी डाइट को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है और ऐसे में बीमारी बढ़ती चली जाती है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने सीनियर कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर एस चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। हाँ, डायबिटीज़ के वर्ल्ड डायबिटीज़ के अवसर पर आप सबों का स्वागत है। तो अगर आप भी डायबिटीज से जूझ रहे हैं तो किस तरह का लाइफस्टाइल आप अपनाएं, कैसा खान पान लें, इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी ये दुनिया भर में फैलती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। भारत में तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। हर 2 मिनट में एक मरीज की डायबिटीज से मौत होती है। अगर खाने पीने की आदतों में थोड़ा सुधार कर लिया जाए तो काफी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर डायबिटीज है क्या। दरअसल जब पैंक्रियाज नामक ग्लैंड शरीर में इंसुलिन बनाना कम कर दे या बंद कर दे तो मान लीजिए आप डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज को कंट्रोल करने में मदद करता है। डायबिटीज 2 तरह की होती है, इंसुलिन आधारित डायबिटीज और दूसरा बिना इंसुलिन आधारित डायबिटीज। अब आपको बताते हैं कि डायबिटीज के लक्षण क्या हैं। आंखों में धुंधलापन या रोशनी कम होना, भूख ज्यादा लगना, बार बार पेशाब आना, जल्दी थक जाना, घाव जल्दी ना भरना, वजन कम होना। अक्सर देखा जाता है कि डायबिटीज के मरीज को आभास भी नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है और मामूली रोग समझने की भूल कर देते हैं। सर्दियों में खासकर डायबिटीज के किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें, कहीं ये नजरअंदाज जानलेवा साबित ना हो। डायबिटीज के मरीज सर्दियों के मौसम में खास ख्याल रखें। सर्दियों में सैर पर जाएं, पर ज्यादा ठंड में नहीं। डायबिटीज रोगी नंगे पैर कभी न चले। शुगर लेवल को नियंत्रित रखें। योग के साथ साथ दवा भी लें। डायबिटीज के मरीज उपवास से परहेज करें। मिठाइयों से भी तौबा करें। फाइबर की एक संतुलित मात्रा भोजन में शामिल करें। जंक फूड बिल्कुल भी ना खाएं। सोने के करीब 2 घंटे पहले कुछ न खाएं। डॉक्टर से हमेशा शुगर लेवल चेकअप करवाते रहें, खास तौर पर सर्दियों में। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन खान पान और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज का कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसको आप अंडर कंट्रोल जरूर रख सकते हैं, इसको आप मैनेज कर सकते हैं और सही तरीके से अगर आप इसको मैनेज करते हैं तो एक सामान्य जीवन आप जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है और हमने भी दिखाया कि 5 करोड़ 70 लाख लोग भारत में, ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है, प्रभावित हैं डायबिटीज से और हर 2 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है। यानी कि डायबिटीज जो है वो हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द नंबर 1 किलर शायद हो जाएगी। तो ऐसे में अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, अवेयरनेस अभी है लोगों में डायबिटीज को लेकर या बहुत कमी है अवेयरनेस की? या जैसे कि आपने सुना कि डायबिटीज़ कैपिटल हो चुका है भारत। इस समय नंबर 2 पोजीशन में है। चाइना के बाद भारत का ही नंबर आता है डायबिटीज़ में। तो ऐसे अवेयरनेस ओवर पीरियड कुछ टाइम अभी तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं अलग अलग कैंप करने की या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम मीडिया के द्वारा, और वैसे भी हम लोग हॉस्पिटल की तरफ से या करते ही रहते हैं रेगुलरली। और पहले से डेफिनेटली अवेयरनेस में काफ़ी तब्दीली आई है। अब लोग इस चीज़ को जान चुके हैं। शुगर टेस्ट भी कराने आते हैं, अपने से ही आते हैं। डेफिनेटली अवेयरनेस ओवर लास्ट 10-20 ईयर्स में तो बढ़ ही गया है। ठीक है, डायबिटीज को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो ज्यादातर लोग जो है वो बात करते हैं टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज की, लेकिन अगर हम ब्रॉडली उसको कैटेगराइज करें तो एक कंडीशन टाइप 1 टाइप 2 होती है और प्री डायबिटीज भी होता है और जेस्टेशनल डायबिटीज भी होता है। हम एक एक करके इन चारों का फर्क आपसे समझना चाहते हैं और किस हालात में किस तरह से डायबिटीज को मैनेज करना चाहिए। अगर हम क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज़ पे जाते हैं तो एक डेफिनेट ब्लड शुगर की वैल्यूज होती है। उस वैल्यू के आधार पर इसको डायबिटिक है या नहीं है इसको क्लासिफाई करते हैं। तो हम अगर खाली पेट सुबह टेस्ट करते हैं तो ब्लड शुगर 126 से ऊपर होना चाहिए, तभी उसको डायबिटिक माना जाता है। अगर किसी का शुगर 100 और 126 125 होता है
तो ऐसी सिचुएशन में उसको प्री डायबिटिक स्टेट माना जाता है। प्री डायबिटिक स्टेट को फिर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, एक को बोलते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज और दूसरे को बोलते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। यानी कि जो भी प्री डायबिटिक स्टेट है भविष्य में चल के वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो कितने समय तक का आपको जो शुगर है वो मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड जी, शुगर? तो ऐसे में कितने समय तक नहीं, शुगर तो आपको लगातार मॉनिटर करना होगा। जो प्री डायबिटिक स्टेट में पहुंच गए हैं उनको मंथली शुगर करके देखना होगा कि वो धीरे धीरे डायबिटिक स्टेट में पहुंच रहे हैं कि नहीं। डेफिनेटली हम अगर टारगेट डायबिटिक प्री डायबिटिक स्टेज में करें तो हो सकता है डायबिटिक्स में कन्वर्शन रेट्स थोड़े से लो हो। तो हमारा जो मेन टारगेट है इस समय डायबिटीज नहीं, प्री डायबिटिक स्टेट को कंसंट्रेट किया जाए। अच्छा, प्री डायबिटिक स्टेट को आपने कंट्रोल कर लिया, और फिर टाइप 1 की बारी आ जाती है, टाइप 2 और फिर जेस्टेशनल डायबिटीज भी होती है। नॉर्मली एक बार डायबिटीज डेवलप की तो दो टाइप ऑफ डायबिटीज कॉमनली माना जाता है। एक टाइप 1 जिसमें ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, पैनक्रियाज की जो डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी वायरल इन्फेक्शन या जेनेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और वो ज़्यादातर चिल्ड्रन बच्चों में ही पाया जाता है। कुछ केसेस एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं बट ज़्यादातर केसेस जो है बच्चों में ही। तो ये हो गया टाइप 1 जिसमें कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होता है इंसुलिन का, यानी कि इंसुलिन की कमी, एकदम इंसुलिन शरीर पैनक्रियाज से निकलता ही नहीं है। तो एक तो ये हो गया टाइप 1, और टाइप 2 जो है वो ज़्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है, जो कि टाइप 2 इंसुलिन जो है शरीर के अंदर तो है मगर वो उतने अच्छे से एक्ट नहीं करती जैसे कि नॉर्मल इंसान में। तो नेचुरली जो है ब्लड का जो शुगर जिसको मेटाबोलाइज करने के लिए इंसुलिन है उसमें कमी आ जाती है। तो ये टाइप 2 ज़्यादातर मेजॉरिटी 90% केसेस में तो टाइप 2 ही होता है। टाइप 1 ओनली स्मॉल परसेंटेज पेशेंट्स में होता है। जयपुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, श्याम जाजू जी हैं, उनसे बात करेंगे। पूछिए श्याम जाजू जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताएं। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था, मेरे को बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है। हाँ। तो कल मैंने अपना शुगर लेवल चेक करवाया था तो मेरी शुगर 180 आ रही थी। 180 किसी में मुझे क्या कोई गोली शुरू करनी चाहिए या फिर मुझे कोई परहेज रखना चाहिए अपने खान पीन में? जी, सबसे पहले एस्टैब्लिश करने के लिए खाली एक बार चेक कराने से ब्लड शुगर हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सबसे पहले एक डेफिनेट क्राइटेरिया जो हमारा है उसमें फिट करना होगा। आपने ये चेकअप किस समय कराया, खाली पेट कराया या खाने के बाद? नहीं है अभी, जो भी है इसके अंदर आपको दो भाग में डिवाइड करना होगा। एक तो फास्टिंग शुगर चेक करना होगा जो कि 126 से ऊपर होना चाहिए, और पीपी शुगर भी साथ ही खाना खाने के 2 घंटे बाद, तभी आप ये कह सकते हैं कि हाँ आप डायबिटिक हो गए हैं। इसके साथ एक पैरामीटर और है जिसको HbA1c बोलते हैं, जो कि लास्ट 3 महीने का शुगर का एवरेज होता है। तो उसको भी साथ ही साथ चेक करके हमें देखना होगा 6.5 से ऊपर है कि नहीं, तभी डायबिटिक बताया जा सकता है। ठीक है, झारखंड से मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आप भी पूछ सकते हैं अपना सवाल। जी मैम जो है जो शुगर है ना वो 200 के पास में रहती है खाली पेट। खाली पेट 150 तो हमारा क्राइटेरिया नहीं है। आपको शुगर को और नीचे लाना होगा। आपको डेफिनेटली 110 120 के आसपास, 120 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो आप उसको थोड़ा सा और नीचे लेके आए अपने लाइफस्टाइल के द्वारा। कुछ दवाई भी डॉक्टर साहब से, जो नियरेस्ट डॉक्टर उनसे पास जाइए, वो भी सजेस्ट कर देंगे थोड़ा सा और शुगर नीचे होना चाहिए। ठीक है, यूपी से लालमणि जी हैं। लालमणि जी क्या जानना चाह रहे हैं? आवाज आए, पूछे। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर मैं एक दिन मैं चेक करवाया था, मेरा फास्टिंग 108 था। हाँ ठीक है। और खाना खाने के बाद 126 से 180 रहता है। नहीं, 126 या 180 कौन सा? नहीं, कभी 126 हो जाता है, कभी 140 होता है, कभी 170 हो जाता है। तो जो भी आप वैल्यू बता रहे हैं मोटा मोटी ठीक है। साथ में अगली बार आप जो है ना HbA1c टेस्ट कर लीजिएगा। HbA1c टेस्ट करने से लास्ट 3 महीने का एवरेज पता चल जाएगा। अगर ये शुगर जो एवरेज मोटा मोटी ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में आप जो अभी दवाई खा रहे हैं वो आपके लिए ठीक है। नहीं सर, कोई दवा मैं खा नहीं रहा हूँ। नहीं, अगर आप दवाई नहीं खा रहे हैं तो भी ठीक है, मगर जो है अगर जो आप वैल्यूज बता रहे हैं वो तो ज़्यादा माना जाएगा। ऐसे में कुछ दवाई तो शुरू आपको करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कब तक आपको, मतलब अगर आपको ऐसा अंदेशा है कि आपका ब्लड शुगर ज्यादा जा रहा है और आपको मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है और थोड़ा सा अगर हाई जा रहा है, तो कितना टाइम पीरियड तक आपको वेट करना चाहिए इससे पहले कि आप दवाइयों पर डिपेंडेंट हो जाएं? अच्छा, ओके। क्राइटेरिया वाइज अगर हम लोग देखें, देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया जो ये कहता है कि 3 महीने का ट्रायल आपको जरूर देना चाहिए। 3 महीने बाद जो है आप दवाई पे आ जाएं। मगर ये देखा गया है कि ये 3 महीना पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा है।
देखा गया है इवन प्री डायबिटीज डेवलप करने से पहले की जो स्टेज है उसी समय से शरीर के अंदर कुछ ना कुछ डैमेज चालू हो जाता है। अच्छा। तो हाँ, स्पेशली आंखों में। तो ये चीज़ देखते हुए आजकल हम लोग इतना ज़्यादा वेट नहीं करते हैं कि जो है शुगर लंबी समय तक हम खुला छोड़ दें। हाँ, कोई अगर डेफिनेट लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज डाइट ये सारी चीज़ के द्वारा कंट्रोल में ला सके तो ऐसी सिचुएशन में आप जरूर वेट कर सकते हैं 3 महीना। अच्छा, ठीक है। दिलबाग सिंह जी हैं दिल्ली से, पूछिए दिलबाग सिंह जी। सर गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या प्रॉब्लम। सर मैं दिलबाग सिंह बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। मेरा बेटा है परीक्षित तनवर। हाँ, वो पिछले 1.5 साल से टाइप 1 डायबिटीज से इफेक्टेड है सर। हाँ हाँ। और बीच में हमने एम्स में करवा रहे थे, तो एम्स में क्या उसका शुगर वैसे चेक करते रहे तो करीबन 6-8 महीने हो गया। अचानक अभी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से उसका वेट लॉस होने शुरू हो गया जी। तो अभी उसने बताया एक दिन पेट में दर्द हो रहा है, तो अचानक मैं हॉस्पिटल में लेके गया। अभी वो मूलचंद हॉस्पिटल में एडमिट है जी। तो उसका अभी बता रहे हैं कि बोला लीवर इफेक्टेड हो गया। पेन उसको सिर्फ पेट में 3 दिन से होना शुरू हुआ था। उससे पहले हम चेक तो कर रहे थे रेगुलरली, और इंसुलिन जो बता रखा था एम्स से वो हम इंसुलिन रेगुलरली यूज कर रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ये हो गया कि उसका वेट लॉस हो गया, वो एडमिट करवाना पड़ गया। तो अभी उसका क्या किया जाए सर? लीवर बता रहे हैं, जो उसका मैं फिगर देखा 3300 कुछ है, मतलब बोला लीवर डैमेज हो गया। तो इसका क्या किया जाए सर? अभी जो भी बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है सर। हाँ, जो भी आप बता रहे हैं मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। जो भी इसके अंदर लिवर में असर आया इसका आपको शुगर से मुझे नहीं लगता इससे कोई ज़्यादा संबंध है। इसके साथ एसोसिएटेड कोई बीमारी जरूर आई होगी शरीर के अंदर जिस कारण से ये बढ़ गया है। ये बीमारी प्राइमरीली लिवर के कारण, हेपेटाइटिस के कारण है या किसी और चीज़ के कारण है, ये जो ट्रीटिंग डॉक्टर वो इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ जो इसके अंदर इंसुलिन आपका चल रहा है एज ए टाइप 1 पेशेंट, वो ज़रूर चलता रहेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, भरोसा रखिए। जो भी डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहे हैं ठीक ही ट्रीट कर रहे होंगे, और जो भी उन्होंने सजेस्ट किया है उसी हिसाब से आप आगे बढ़िए। ठीक है। हरियाणा से सुनीता जी हैं इस वक्त हमारे साथ। सुनीता जी, आप क्या जानना चाह रही हैं? सर मैं हस्बैंड जी को डायबिटीज है और उनकी 450 और 500 से ज्यादा ही रहती है जी। और वो दवाई भी ले रहे हैं, उनको उससे फर्क भी नहीं रहता है। जी, ऐसे फर्क ना पड़ने का बहुत सारे कारण हैं। जो भी आप वैल्यू बता रहे हैं 450 डेफिनेटली इसको काफ़ी ज़्यादा माना जाएगा। ऐसे में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस लाइक किडनी में असर आना या जो है आंख में असर आना, ये बहुत जल्दी हो सकता है। तो आप जो है थोड़ा सा आंखों में भी लालीपन आ रही है। जी। तो जो भी अभी आपका एफर्ट ये होना चाहिए कि किसी भी तरह शुगर को नीचे लेके आए। शुगर को नीचे लेके आने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करना होगा। एक तो अपने डॉक्टर से बैठ के सारी चीज़ डिस्कस करना होगा कि आपके जीवन शैली में क्या क्या चेंजेस आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से आप इसको कर नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आपको ये देखना होगा कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन जो कि साइलेंटली चल रहा है ऐसा है अथवा नहीं है। अगर तो साइलेंटली ये चीज़ कोई चल रहा है वो भी शुगर को कंट्रोल में बाधा डालेगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिर उसको डॉक्टर उसमें ट्रीटमेंट देंगे तभी जाके वो ठीक होगा। तो पहले आप डॉक्टर से संपर्क करें, वो खुद ही आपको सजेस्ट कर देंगे कि ये टेस्ट करिए, तो पता लग जाएगा कि शुगर हाई क्यों है। और साथ ही साथ आप अपने जीवन शैली को देखिए। पर डॉक्टर, जिन लोगों का शुगर इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड रहता है उसका एक तो कारण क्या, अगर दवाई भी ले रहे हैं और दवाई भी उनको नहीं ठीक से असर कर रही है तो इसका कारण क्या? कुछ लोगों का जो शुगर लेवल है वो बहुत फ्लक्चुएट भी करता है। इनका तो जैसे लगातार इन्होंने बहुत हाई बताया, कुछ लोगों का एकदम से लो हो जाता है, बहुत हाई चला जाता है, वो क्या करें? अच्छा, जो शुगर इसमें अगर अनकंट्रोल्ड रह जाए बहुत लंबी समय तक, ये हम लोग जानते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। अब क्वेश्चन ये है कि डायबिटीज जो है एक से प्रोग्रेसिव बीटा सेल फेलियर, जिस बीटा सेल से इंसुलिन बनती है वो इंसुलिन धीरे धीरे बनना खत्म हो जाता है, और ये प्रोग्रेशन को रोकना किसी के बस में नहीं है। प्रोग्रेशन को हम तभी उसमें रोक सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, जो लाइफस्टाइल में चेंजेस और मेडिसिन द्वारा।
अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें प्रोग्रेसिव बीटा सेल फेलियर हो रहा है और ये चीज कंट्रोल में नहीं आ रही, तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हमारा इंसुलिन के इंजेक्शन। तो इंसुलिन के इंजेक्शन देके शुगर को कंट्रोल में लाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है डॉक्टर, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर है वो सजेस्ट कर देंगे कि हाँ इसके बाद ये पूरे मैनेजमेंट के बाद भी उनका बहुत फ्लक्चुएट करता है। बहुत फ्लक्चुएट करने के भी कई सारे कारण होते हैं। एक मैंने बताया इन्फेक्शन, उसके अंदर शरीर में कोई साइलेंट इन्फेक्शन चल रहा है। दूसरा मील टाइमिंग आपके होल डे का जो है दिनचर्या है वो, और साथ में इंसुलिन के इंजेक्शन या मेडिसिन का टाइमिंग, ये सारी चीजें एकदम स्ट्रीमलाइंड सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए एक, तभी जाके जो है शुगर को कंट्रोल ला सकता है। आप जब तक खाना खाएंगे, जब तक दवाई खाएंगे, ऐसा करने से शुगर ऊपर नीचे तो होगा ही। ठीक है, तो मैनेजमेंट पर भी हम बात करेंगे, लाइफस्टाइल क्या रखना चाहिए और किस तरह का खान पान होना चाहिए। डीके वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पूछिए वर्मा जी। डॉक्टर, मैं डीके वर्मा बोल रहा हूँ। मेरी एज अबाउट 40 है जी जी। और मेरा वर्क स्केड्यूल इस तरह का है कि पूरी नाइट मेरे को जागना होता है और दिन में मैं सोता हूँ, वो भी पूरी तरह नहीं सो पाता। तो मेरे को मालूम करना था कि कॉज क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज का, क्योंकि आंखों में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हल्का ब्लर होना शुरू हुआ है। तो जस्ट वांटेड टू नो। टाइप 2 डायबिटीज के कॉज मल्टीपल है। हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जीनोटाइप से, फिर फिनोटाइप, एशियन इंडियन फिनोटाइप से, उसके बाद जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, बहुत सारे कॉजेस इसके हैं। आपके अंदर क्या कॉज है ये बताना मुश्किल है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, ये आपको पता होगा। इसके अलावा जीवन शैली, एक स्ट्रेस लेवल है, वो भी एक फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें मिला के टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। हमारे देश में या जो है साउथ एशियन कंट्री, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप डायबिटीज़। तो सारी चीज़ मिला के ये डायबिटीज़ की जो इंसिडेंस है भारतवर्ष में बढ़ रही है। एक चीज़ आपने बताया, जो नाइट आपकी जो है, नाइट में ड्यूटी और डे टाइम आप सोते हैं, यानी कि एकदम टोटल विपरीत जो सूर्य किरण है, जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं, उसके ऑपोजिट आप चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका कंट्रोल भी गड़बड़ होगा और दूसरा आपके जो ओवरऑल डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में वो एकदम काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो आप कोई भी नियर बाय डॉक्टर हैं उनसे इस चीज़ को संपर्क करें। ठीक है, हिमाचल से महेंद्र जी हैं हमारे साथ। महेंद्र जी, आपका सवाल क्या है? नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हिमाचल से बोल रहा हूँ, मंदिर से। हाँ, एक्चुअली मैडम मेरा क्या, मेरी एज 44 हो गई जी। तो अभी उसमें क्या है कि मैम, अभी मेरा जो एक तो इचिंग वगैरह होती है बॉडी में, तो वो एक कारण जानना चाहता हूँ कि इचिंग इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें एक्जिमा टाइप से वो रेडिश पूरा हो जाता है जी जी। और एक दूसरा एक और है कि जैसे आयुर्वेदिक जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो बेटर रहेंगी कि ये जो बाकी हम दवाइयाँ लेते हैं। तो जो इसमें पहला सवाल आपने पूछा कि एक्जिमेटस लीजन, डायबिटिक्स में कई सारे स्किन लीजन होते हैं। अनकंट्रोल्ड शुगर रहने से स्किन लीजन जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो आपको शुगर को जो है ना कंट्रोल रखना होगा, तभी ये जो है जो इचिंग है ये सारी चीजें कम होंगी। दूसरी बात है, हम आयुर्वेदिक ले या एलोपैथिक ले, इस बारे में मैं एज एन एलोपैथिक डॉक्टर कोई भी चीज़ नहीं सजेस्ट कर सकता, इसलिए कि जो है आयुर्वेदिक जो भी मेडिसिन है या एलोपैथिक मेडिसिन है या लाइफस्टाइल है, हमारा टारगेट एक ही है। हमारा टारगेट ये है कि ब्लड शुगर को किसी भी तरह कंट्रोल लाना। अगर आपको लगता है कि आयुर्वेदिक से कंट्रोल आ रहा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जरूर उसको ले सकते हैं। मगर जो हमारा टारगेट है वो फास्टिंग शुगर 110 और 140 ppm, ये टारगेट मीट होना चाहिए। अगर ये टारगेट आप एलोपैथी द्वारा मीट करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, तो चॉइस ऑफ थेरेपी आपका है, मगर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट की जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो सेम रहेगा। जो भी आपको इनको सूट करता है वो इनको अपनाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और डाइट मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? क्योंकि डाइट पे बहुत जोर दिया जाता है, सभी डॉक्टर्स डाइट पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं डायबिटिक लोगों के लिए, तो उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? डाइट को अगर हम ध्यान से देखें तो डाइट, हमारे पड़ोसी ने कहा कि ये खा लो, उसने कहा ये खा लो, ये ठीक रहता है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। डायबिटिक डाइट को एक डेफिनेट प्रिंसिपल के द्वारा बनाया जाता है, जिसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स या ग्लाइसीमिक लोड कहते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स हर फूड का अलग अलग होता है। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड को खाने में इंक्लूड करना चाहिए।
जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों इंक्लूड होंगे, होल ग्रेन्स इंक्लूड होंगे। जैसे कि मैं अगर एक सिंपल उसमें एग्जांपल में हम अगर बताता हूँ तो जैसे मैदा एंड आटा, ठीक है, इन दोनों में वी विल प्रेफर मोर ऑफ आटा, क्योंकि आटा के अंदर जो है आपका फाइबर्स भी आ रहा है एंड इट इज अ होल ग्रेन जो आराम से जो है एक फॉन्ट बना सकता है जिसमें कि शुगर एकदम से बढ़ नहीं जाएगा। तो एक तो हो गया ये। सेकंड, आप ऑयल्स की बात करें, डेफिनेटली ऑयल जो है वो भी एक कंपोनेंट है। अगर हम बाय प्रिंसिपल्स जाते हैं तो हमारे जो ऑयल कंटेंट है बॉडी में वो सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट इसमें क्लासिफाई किया जाता है। जो सैचुरेटेड फैट है लेस देन 10% एंड आजकल ये भी कहा जाता है कि वो लेस देन 7% होना चाहिए। तो ये कितना खाएं और क्या खाएं? जी, तो जो भी इसके अंदर खाना हम पकाएंगे उसके अंदर सैचुरेटेड फैट लेस देन 10% होना चाहिए। और इसके अलावा जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसको बोलते हैं वो शरीर के अंदर नहीं, बट डॉक्टर कौन सा ऑयल अच्छा है? मतलब लोग ये जानना चाहते हैं कि हम क्या खाएं, मतलब बहुत तरह के ऑयल्स जैसे हैं, क्या रिफाइंड खाएं या हम सरसों का तेल खाएं, हम ऑलिव ऑयल खाएं, हम कैनोला खाएं, हम क्या खाएं? तो जो भी इसके अंदर ऑयल का चॉइस है वो देखना इस तरह से होता है कि किसके अंदर सैचुरेटेड फैट कम है तो और किसके अंदर ज्यादा है। तो ज्यादा सैचुरेटेड फैट जिसके अंदर है वो है पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये दोनों मेनली है। तो नेचुरली हम इन दोनों से तो जरूर दूर रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड ऑयल्स जिसके अंदर है वो है आपके कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे। और पॉली अनसैचुरेटेड भी लगभग सेम ही है। तो ये और हम जो है सरसों का तेल भी इसके अंदर जुड़ जाता है। ये ले सकते हैं सेफ, ये ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अवॉइड करना चाहिए पाम ऑयल और कोकोनट ऑयल। ठीक है, सुरेश गुप्ता जी हैं दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ। पूछिए सुरेश जी। हेलो जी, हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। मैडम ये तो मेरा वेट घट रहा है। अच्छा। 75 था, 72, 70 आ गया। एज है मेरी 45। ठीक है। और एक क्या है, पैरों में भी, घुटनों में दर्द रहता है जी। ये है मैडम। तो और पेशाब भी बार बार आता है मैडम। जी जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब। जो भी आप सिम्टम्स बता रहे हैं आपको डेफिनेटली शुगर को टेस्ट करके देखना चाहिए कि शुगर शरीर में आ रहा है कि नहीं। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और साथ में जो है आप जो भी और सिम्टम, पेशाब बार बार आना जो बता रहे हैं, इससे आपका जो है शुगर के संभावना जरूर है। तो आपको इन जनरल चेकअप सारी करना चाहिए, देखना चाहिए कि शुगर के अलावा और भी कोई कारण, कोई साइलेंट इन्फेक्शन शरीर में चल रहे कि नहीं, ये सारे चेकअप करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, और क्या क्या चीजें हमें अपने लाइफस्टाइल में लानी चाहिए, डाइट में और लाइफस्टाइल में, जो डायबिटिक लोगों को मदद कर सकती है इफेक्टिवली कंट्रोल करने में डायबिटीज? तो जैसे मैं बता रहा था उसमें डाइट को, तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जितने भी है उसी हिसाब से हमें खाना को बनाना होगा। तो एक प्रिंसिपल होती है, उसको बोलते हैं डैश डाइट। डैश मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये डैश डाइट में यही इंक्लूड किया है कि प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा करके लीजिए आप। सोडियम मिल्क में जो है टोन मिल्क ज्यादातर, हाई क्रीम फैटी मिल्क नहीं लेना है। सोडियम जो है 2.3 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा नमक उसके अंदर नहीं लेना है। तो एक जो डेफिनेट प्रिंसिपल डाइट का, उस चीज़ को हमें फॉलो करना होगा, अलॉन्ग विथ जो ऑयल आपने बताया लेस देन 10% सैचुरेटेड फैट होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। राजस्थान से संजय जी हैं। संजय जी क्या जानना चाह रहे हैं? जी मैडम, मैं संजय कोठारी राजसमंद राजस्थान से बोल रहा हूँ। ठीक है। मेरा वजन 150 किलो है, 42 साल की मेरी एज है और मैडम मुझे डायबिटीज है, तो मुझे उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब आप मुझे कुछ सुझाव बताएं। जी जी, आपने 150 किलो बताया? जी 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 साहब, 150 किलो वजन है मेरा। तो आप तो सीवियर या मॉर्बिड ओबेसिटी के कैटेगरी में आ गए। अब इतना हाई जो है आपका बॉडी वेट है, इसमें ब्लड शुगर तो पूरे होने की संभावना है ही, मगर जो है आपको थोड़ा एग्रेसिवली अपने जीवन को लेना होगा। आपको डेफिनेटली कुछ वेट रिडक्शन के प्रिंसिपल्स अपनाने होंगे, स्ट्रिक्ट डाइटरी कंट्रोल, एक डाइटिशियन से बात करनी होगी और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस में आपको करना ही होगा। नहीं तो तरह तरह की बीमारी शरीर में लग जाएगी। खाली हम शुगर की बात नहीं कर रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम या लंग्स की प्रॉब्लम जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, वो भी डेवलप करने के चांसेस होंगे। तो आपका एज तो ज़्यादा नहीं है, अभी भी आप ये सारा चीज़ कर सकते हैं। आप जरूर वेट लॉस कर सकते हैं, अपने डाइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उड़ीसा से नीता जी से बात कर लेते हैं। पूछिए नीता जी।
मैं सुनीता बोल रही थी ओडिशा अच्छा से। सुनीता, हाँ बताइए। मैम मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो उनका जो डायबिटीज बिफोर फूड 111 रहता है और आफ्टर फूड 190 रहता है, लेकिन बीच में क्या होता है ना, उनका मतलब ऐसे मतलब सिर जो है ना घुमा देता है और वो मतलब बीपी भी हाई हो जाता है। तो ऐसा हो रहा है तो हम क्या करें? हम थोड़ा मतलब डर जा रहे हैं कि कुछ हो ना जाए, इसलिए। तो इस डायबिटीज की वजह से हो रहा है या फिर? ठीक है, समझ गए सुनीता। अच्छा, तो इसमें हम दो प्रॉब्लम देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम जो पहले बोलते हैं उसको पोस्ट प्रैंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि आपका खाली पेट का जो शुगर है वो कंट्रोल है और खाना खाने के बाद वो एकदम बढ़ जा रहा है 190 जैसे आप बता रहे हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने की 3-4 प्रिंसिपल है जो आप आज सीख लीजिए। नंबर 1 ये है कि खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। अगर आप तुरंत लेट जाएंगे तो ऐसे ही खाना खाने के बाद वाला शुगर हायर साइड में जाएगा। तो आप थोड़ा सा कहिए कि टहलने के बाद तभी जाके बेड पे जाए। दूसरी बात यह है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिस चीज़ में खाने में जो शुगर को एकदम बढ़ाती है, ऐसी चीज़ें खाने में से निकाल दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको मानना पड़ेगा, तभी आप शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। खाने उसके बाद दवाई का टाइमिंग, जिसमें आफ्टर मील लिखा है आफ्टर मील देना है, जिसमें बिफोर उसमें बिफोर मील देना है। ये सारी चीज़ें आपको मानना पड़ेगा, तभी जाके वो शुगर कम होगा। शुगर और ब्लड प्रेशर, हाँ, दोनों ही हैंड इन हैंड जाता है, तो आपको ब्लड प्रेशर भी साथ ही साथ कंट्रोल करना होगा। ट्रीटमेंट और डायबिटीज़ खाली डायबिटीज़ कंट्रोल या शुगर कंट्रोल नहीं है, इसको ऑलराउंड आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी एक बेटर आउटकम होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ऑल राउंड कंट्रोल में आपकी दवाइयां भी आ जाती हैं, आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है और आपकी डाइट भी आ जाती है। अगर इन तीनों चीजों को आप सही तरीके से लेते हैं, बैलेंस तरीके से, तो आप एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।